व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग में स्वागत है। आज हम लोग साइंस के नए अध्याय जिसमें जंतु जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक अध्याय देख लिया था। आज हम लोग आगे देखेंगे, ये लास्ट से हम लोग देखेंगे, बाकी का फिर हम लोग नेक्स्ट करके टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे 120 से देखेंगे। तो देखा जाए 120 में कर रहा है। देखिए, इससे पहले अगर बात की जाए जंतु जगत का वर्गीकरण से पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सभी देखा था किस प्रकार से वर्गीकरण हुआ है, पादप में, जंतु में, फिर मोनेरा आया, फिर प्रोटेस्टा आया, कवक आया, यानी कि वो सभी को हम लोगों ने बारीकी से पढ़ते हुए चला, जिसमें से हम लोगों ने देखा था किस तरह से आर्यभट्ट के द्वारा पांच जगत का वर्गीकरण किया गया था। जो शुरुआती में सिर्फ पादप और जंतु के बारे में जो बात की गई थी, तो वो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, जिसको आधुनिक जगत का वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। सिस्टमा नेचुरा भी उनके द्वारा लिखा गया। तो इन सभी कुछ चीज़ों को हम लोगों ने देखते हुए चला था। मोनेरा में भी देखा था, मोनेरा में किस तरह से वह प्रोकैरियोटिक होता है। मोनेरा के बाद प्रोटेस्टा आया था जो प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में ये होता है, प्रो में होता है उसमें केंद्रक और कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होते हैं, लेकिन वही प्रोकैरियोटिक में आप देखेंगे वो तो अनुपस्थित, यूकैरियोटिक में देखेंगे उसमें उपस्थित होते हैं। तो आज हम लोग आगे देखेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण से रिलेटेड। पहला प्रश्न है ये, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो पहले हम लोग देखिए राष्ट्रीय स्तनी, स्तनी भी समझेंगे कि स्तनी वे जीव होते हैं जो जन्म लेने पर अपने माता पिता का दूध पीकर पलते हैं, वो स्तनी कहलाते हैं। और राष्ट्रीय की बात है तो राष्ट्रीय का मान्यता किसको मिला हुआ? बाघ है। बाघ है एक राष्ट्रीय पशु है। तो इस ऑप्शन में गाय, मयूर, सिंह, बाघ, तो ऑप्शन है बाघ हो जाएगा। बाघ स्तनी भी है और इसको राष्ट्रीय पशु का मान्यता भी मिला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी जितने भी स्तनी हैं। स्तनी क्या था? वे जीव जो जन्म लेने पर अपने माता पिता का दूध पीकर पलते हैं, वो स्तनी कहलाते हैं। तो स्तनी में मनुष्य भी आता है। तो देखिए मनुष्य में जो स्तनी में जो मनुष्य की खासकर बात की जाए तो उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। वो कोष्ठ क्या होता है? एक होता है देख लीजिए दायां अलिंद और बायां अलिंद। तो ये अलिंद होता है, जिस अलिंद के नीचे होता है निलय होता है, दायां निलय बायां निलय। तो इस प्रकार से 4 कोष्ठों में बटा हुआ होता है, स्तनी होता है। जो आगे आप देखेंगे कि व्हेल में भी पूछ दिया जाता तो व्हेल स्तनी है, इसके कारण कोष्ठ भी उसमें 4 होंगे, लेकिन मछली में 2 ही मिलेंगे। तो ये क्या होता है, इसकी प्रमुखता क्या होती है हृदय में? तो जो दायां नलिंद होता है वह इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रहित ये होते हैं, इसमें रक्त होता है। और ये क्या करता है, दायां नलिंद से दायां निलय में जाता है और फिर ये क्या करता है, दायां निलय से होकर ये फेफड़ों में पंप करना, मतलब निलय से होकर फेफड़ों में पंप करता है, ताकि क्या कर सके, CO2 को ये मुक्त कर सके और ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके। फिर ऑक्सीजन सहित जो रक्त होता है वह होता है वह होता है बायां अलिंद में। तो यह भी प्रश्न देखा जाता है जो महाधमनी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो 4 होता है स्तनी में। अब 122 में देखिए, केंद्रक विहीन RBC किस में पाया जाता है? तो आपको यह बात जानकर खुशी होगी या फिर आप जानते ही होंगे कि जो RBC होता है वह एक मानव शरीर का एक ऐसा कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता, और उसी केंद्रक के जगह पे उसमें प्रोटीन टाइप का मिड में होता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, है ना। तो उन चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो वही RBC के बारे में बात की जाए तो यह पूरे रुधिर का 40% भाग यही RBC ही होता है। वह जो भी ऋणधारी यानी केस जो भी कशेरुकी जंतु हैं जिसमें रीढ़ होता है, उस जंतुओं में श्वसन अंगों में ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों तक की कोशिकाओं में पहुंचाने का जो सबसे सहज और सबसे व्याप्त माध्यम है वह RBC का ही काम होता है। इस कोशिका में तो केंद्रक नहीं होता है। तो जितने भी जो स्तनपायी हैं RBC हैं वो खासकर स्तनपायी वाले RBC में नहीं होते हैं। तो स्तनपायी में तो अभी हम लोगों ने देखा था कि मनुष्य हो गया तो उसमें नहीं होता, लेकिन पक्षी में वही देखेंगे तो उसके पक्षी RBC में क्या होगा, कोशिका होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे हो गया सरीसृप, पक्षी, ये सब में तो नहीं होता RBC में केंद्रक होता है। इसके अलावा और भी है, जैसे हो गया ये ऊँट हो गया, ऊँट में भी नहीं पाया जाता है। उसके बाद जिराफ हो गया, लामा हो गया, तो ये सब में नहीं होता, लेकिन स्तनी वर्ग में RBC में केंद्रक बीन होते हैं, ये सब में केंद्रक होते हैं। 3 बातों को ध्यान में रखना है। कोशिका के बारे में हम लोगों ने देखा कि यह सबसे बड़ी मात्रा में संख्या में मौजूद होती है पूरे संख्या में, और पूरे रुधिर में भी 40% योगदान ये RBC का होता है। तो नेक्स्ट देखिएगा, व्हेल में कितने चैम्बर होते हैं? तो प्रश्न देखिए काफ़ी अच्छा है। अगर मछली में बात की जाए तो मछली में 2 ही चैम्बर होता है। तो आपको लग रहा होगा व्हेल तो मछली आप 2 मारेंगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा। यह 2 नहीं होगा, वह क्या होगा, वह 4 होगा। कारण क्या है कि व्हेल स्तनी में आता है। क्या शार्क भी आता? तो नहीं, शार्क स्तनी के क्राइटेरिया को पालन नहीं करता है, तो यह 4 हो जाएगा। लेकिन देखिए होमोसेपियंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वह है
आधुनिक मानव का है, होपियंस, होमो सैपियंस उसका मानव नाम है। नेक्स्ट देखिए, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती थी। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती, क्योंकि टेपिडम लूसिडम के कारण। टेपिडम लूसिडम क्या होता है, यह आंख के पतली जो पुतली होता है उसके पीछे एक विशेष प्रकार का रिफ्लेक्टिव परत पाया जाता है, और यह रिफ्लेक्टिव परत प्रकाश को अवशोषक कर उसके संकेतों को बढ़ा देता है, अवशोषक कर उसके जो देखने की जो क्षमता होती है वो उसको बढ़ा देता है, उसके कारण वो चमकता है। तो उनकी आंखें पर रिसेप्टर्स के द्वारा अवशोषित प्रकाश की मात्रा को बढ़ा देता है और वो चमकता है, जो उसको देखने में सहूलियत होती है। नेक्स्ट देखिए 126 में, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार यंत्र किसमें पाया जाता है। देखिए प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है। रडार यंत्र यानी वह होगा चमगादड़। चमगादड़ की चर्चा हम लोग पहले भी किए हैं। चमगादड़ हम लोगों ने देखा था कि यह प्राश्रव्य तरंग निकालता। प्राश्रव्य तरंग क्या है, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। प्राश्रव्य तरंग तो हम लोगों देखे थे, जिसमें से ये क्या होता है, तरंग दो प्रकार के होते थे, जिसमें हम लोगों ने देखे थे यांत्रिक तरंग में जो एक था अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो हम लोगों ने जाना था जो अनुदैर्ध्य तरंग था वो क्या था, वो था तरंग संचरण की दिशा के समानांतर चलती थी, और लेकिन जो अनुप्रस्थ था वह क्या था, वह होता था तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता था। जो ध्वनि तरंग था वह क्या था, वह अनुप्रस्थ ना होकर वह अनुदैर्ध्य तरंग था, वह संचरण होता था। जिसमें से हम लोगों ने यह भी नहीं जाना था कि ध्वनि में माध्यम के कण क्या होते हैं, गति वास्तविक गति नहीं करते हैं, लेकिन वह जो विक्षोभ होता है वह आगे बढ़ जाता है। तो वो चर्चा हुई थी, तो यहाँ प्राश्रव्य की बात आई है तो हम इसकी चर्चा कर दिए कि यह जो क्या है प्राश्रव्य तरंग है, आवृत्ति है। आवृत्ति क्या होता था, यानी एक सेकेंड में जितना साइकिल वो पूरा करता है, यानी एक चक्कर, तो एक सेकेंड में जितना चक्कर कराएगा उतना होगा, तो वही 20,000 से अत्यधिक एक साइकिल कर लेता पूरा। जिसमें से हम लोगों ने जाना था कि यही तरंग का जो इफेक्ट है पुरुष में और महिलाओं में आवाज़ों को लेकर होता है, कि पुरुष की तुलना में महिलाओं की आवाज़ सुरीली क्यों होती है, तो वही तारत्व होता है। तारत्व का संबंध आवृत्ति से होता है। तो लक्ष्य निर्धारण करने में चमगादड़ होता है। चमगादड़ से प्राश्रव्य तरंग निकलते हैं। तरंगे तीन प्रकार के, अपस्रव तरंगे, उसके बाद स्रव तरंग, प्राश्रव। अपस्रव तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, उसको स्रव तरंग, जो मनुष्य सुन पाता है। तो चमगादड़ प्राश्रव तरंग निकाला करती। देखिए मान लेते हैं चमगादड़ यहाँ से प्राश्रव तरंग निकाला, मान लेते हैं आगे कोई अवरोध पदार्थ है, तो वह पता कर लेता उस अवरोध पदार्थ से टकराने के बाद जब वह वापस इसके पास आता है तो उसके जाने और आने के बीच की दूरी से यह पता चल लेता है कि वह कितने दूरी पर वह उसका ऑब्जेक्ट है, कोई भी अवरोध पदार्थ है, जिसके कारण वो अपने इस तरह से वह अपने भोजन का भी निर्धारण कर लेता, पकड़ लेता और अवरोधों का भी पता लगाता। नेक्स्ट देखिए 127 में, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से क्या उत्पन्न होती है। तो अब देखिए ऑप्शन में अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट तो यूवी किरण है, आपको पता हुआ है सूर्य के परावैंगनी किरण है जो ओजोन अवशोषित करता। अब बचा अल्ट्रासोनिक, तो यहाँ पर यह प्रश्न नहीं, ऑप्शन में क्या दे देगा, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक दे देगा। तो ध्यान रखिएगा अल्ट्रासोनिक का मतलब होता है पराश्रव तरंग और इंफ्रासोनिक का मतलब होता है अपस्रव तरंग। तो ध्यान में रखना है, तो वो होता है ज़्यादा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अल्ट्रासोनिक होगा और इंफ्रासोनिक दे देगा। तो ध्यान में रखिएगा इंफ्रासोनिक होता है जो भूकंप उत्पन्न होता है, यानी अपस्रव तरंगे। मानव का जैविक नाम क्या है, तो मानव का जैविक नाम होमो सेपियंस है। नेक्स्ट 129 में देखिए, मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था। तो आशा करते हैं आप इससे परिचित ही होंगे। सबसे पहले कुत्ता को वह पालतू बनाया था। नेक्स्ट 30 में देखिए, स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त होता है। जो स्तनधारी प्राणी होती है भ्रूण और गर्भ में, जो भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन में है CO2, कार्बन, खनिज लवण तथा ग्लूकोज। सभी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ऑप्शन सी डी में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। सी में डी में लिखा हुआ है CO2 ऑक्सीजन, और सी में इससे पर्याप्त है क्योंकि खनिज लवण भी मिलता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये पर्याप्त ऑप्शन है। अब देखिए भ्रूण, और जो भ्रूण होता है वह कब कहलाता है, जिसको हम लोग इम्ब्रियो भी कहते हैं। भ्रूण होता है प्राणी के विकास का जो प्रारंभिक अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, जो 3 माह तक होता है। लेकिन उसके पश्चात जो होता है वह गर्भ की संज्ञा हो जाती है, यानी वो पश्चात फिर उसको गर्भ के रूप में उसका वो माने फेटस के रूप में जाना जाता है। तो ये थोड़ा अंतर है दोनों में, लेकिन भ्रूण से ही फेटस बनता है। तो बस वो समय के अनुसार वह भ्रूण और गर्भ में निर्धारण हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए 31 में, निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है, शायद आपको नहीं पढ़े होंगे। तो देखिए अंडज स्तनी का मतलब होता है कि वो स्तनधारी जो क्या करते हैं, अंडा देते हैं। और लेकिन यह जो विलुप्त के कगार पर है, इसका 2 ही प्रजाति बचा हुआ है। आगे देखेंगे, एक ये कंटीला चींटीखोर होगा और एक मोनोटोमी आगे मिलेगा वो, है ना। तो ये हो जाएगा कि अंडज स्तनी कौन है, ये देखिए मोनोट्रोमी है ना, यही मोनोट्रोमी है जो अंडज स्तनी है। ये आपको देखने में कैसा लगेगा, ये आपको अंडे देते हैं, फिर जन्मे हुए शिशु को माता का स्तन से दूध पिलाते हैं।
अब ये दो ही प्रकार के इस प्रकार की जीवित हैं, एक कंटीला चींटीखोर जो दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। देखिए नीचे वाला प्रश्न वही है कि अंडा देने वाला स्तनी कौन है, जिसमें परनील चींटीखोर भी है और कंटीला, तो कंटीला चींटीखोर एक कैसा होता है। चलिए मोनोट्रिम तो जान लिए कि मोनोट्रिम है, तो मोनोट्रिम वही उसी के अंतर्गत में आता है कंटीला चींटीखोर। ये कंटीला चींटीखोर क्या होता है, इसके मतलब चींटी जो होता है इसमें कांटा के समान इसके त्वचा पर बाहर में होते हैं और इसका मुंह उतना लंबाकार होता है। यह क्या खाता है, दीमक खाता है, कीट खाता है, यही सब खाकर अपना भोजन ग्रहण करता है। तो आपको यह मुख्यतः जहाँ पर दीमक है उन क्षेत्रों में मिलेगा, खासकर तो भारत में देखने को कम ही मिलता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, कंटीला चींटीखोर स्तनी है जो अंडे देने के बाद अपने शिशुओं को स्तन से दूध पिलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन है। नियत तापी प्राणी वे प्राणी होते हैं जो आसपास के वातावरण के अनुसार अपने क्या करते हैं, अंदर के बॉडी के टेम्परेचर को नहीं परिवर्तन करते हैं। नियत तापी प्राणी को आप क्या कह सकते हैं, गर्म रक्ती भी कह सकते हैं। तो गर्म रक्ती कौन है नियत तापी, पहला तो मनुष्य, ऑप्शन में मनुष्य यानी शार्क है, सांप है, चमगादड़ है, छिपकली है। तो स्तनपायी जितने भी प्राणी होते हैं, स्तनपायी और खासकर जो पक्षी होते हैं वो नियत तापी प्राणी में आते हैं। तो चमगादड़ स्तनपायी है इसलिए ये हो जाएगा, बाकी सांप शार्क ये सभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम चर्चा की कि शार्क जो है वह स्तनपायी के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। 34 में देखिए, वह स्तनधारी जो खतरे के समय गेंद के समान हो जाता है, काफ़ी अच्छा है, वह है कंटक चूहा। ये कंटक चूहा है ना, जिसको हेडजॉग भी कहते हैं, ये काफ़ी मतलब सुहावना लगेगा, भारत में कम ही जगह मिलने को मिलेगा। यूट्यूब पे कुछ वीडियो होगा, देखिएगा चूहे के समान रहता है, जैसे ही इसके पास में खतरा आएगा ना ये गोल हो जाएगा और गोल के बाद अपने चारों तरफ कांटा निकालेगा। प्रोक्यूपाइन को देखें ना किस प्रकार से प्रोक्यूपाइन करता है, प्रोक्यूपाइन डिस्कवरी पे भी है, अगर वो जैसे ही उसके नज़दीक में जब क्या आता है खतरा आता है तो वह अपना क्या करता है, पूरा चारों तरफ से कटीला निकाल लेता है, पंख को एकदम पूरा कांटा कांटा हो जाएगा, वो काफ़ी घातक होता है। ठीक उसी प्रकार कंटक चूहा भी होता है जो खतरे के समय गोलाकार हो जाएगा और वह जैसा लगेगा गोल है, लेकिन पकड़ेंगे तो काफ़ी गड़ेगा, है ना। तो चारों तरफ इस तरह कटीला टाइप से लंबा लंबा रेसा होगा, एकदम जो कांटे टाइप से होगा, चुभेगा, तो वही कंटक चूहा उसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हेडजहॉग भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में क्या पाई जाती है। जो स्तनपायी होते हैं जो मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मूत्र का निर्माण होता है वह ब्रिक होता है, इसी ब्रिक को किडनी भी कहते हैं, गुर्दा भी कहते हैं। उसी के द्वारा क्या हो जाता है, मूत्र का निर्माण होता है, नहीं जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको निकाल कर फिल्ट्रेशन कर, और इस मूत्र में जो हम लोग इसकी चर्चा देखिए प्रासरण में भी किए थे कि ब्रिक जो किडनी में होता है एक प्रासरण झिल्ली होता है। प्रासरण झिल्ली, अब आपको लगता होगा कि रक्त क्यों नहीं चलाता, पानी ही क्यों आता, तो इस तरह से इसमें झिल्ली होता है, तैयार होता है कि जो क्या होता है विलेय के कणों को सिर्फ आने जाने देता है, यानी कि जो बड़ा होता है उसको रुक जाता है, जो उससे छोटा होता है, तो इस तरह से बना होता है वो झिल्ली। तो किडनी होगा तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा तो उसमें होता पानी होता है 95%, उसके बाद 2.6% यूरिया होता है। यूरिया के बाद बात की जाए तो यूरिक अम्ल 0.3% होता है, उसके बाद अमोनिया होता है 0.05%। तो अधिकता है तो इन चारों ऑप्शन में तो पर्याप्त यूरिक अम्ल ही है, तो यूरिक अम्ल होगा। यूरिया रहता तो बिल्कुल यूरिया हो जाता, ऑप्शन में है नहीं। तो नेक्स्ट देखिए 36 में क्या है, निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी। नियत तापी प्राणी के बारे में अभी हम चर्चा की, जो अपना बॉडी टेम्परेचर को अपने शरीर के तापमान को आसपास के वातावरण के अनुसार परिवर्तन ना करें, एक समान रखे, उसको गर्म रखती भी कहते हैं। तो जिसमें स्तनपायी था और पक्षी आ रहा था, तो व्हेल शार्क कहलाए, तो शार्क नहीं फॉलो कर रहा, ड्रेको भी नहीं, लेकिन व्हेल आपको पता होगा, इसकी चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं कि व्हेल में 4 चैम्बर भी हो रहा था, स्तनपायी को फॉलो कर रहा। तो अगर आप दो के बारे में नहीं भी जान रहे हैं तो व्हेल के अनुसार आप इसका सही आंसर का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 37 में, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो त्वचा से सांस लेने वाला ऑप्शन में है कबूतर, मछली, तिलचट्टा, मेढक। तो ये मेढक होता है, मेढक उभयचर कहा जाता है। ये जब जल में रहता है तो त्वचा से लेता है, बाहर आता है तो फेफड़ा से लेता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये उभयचर होता है। और इस उभयचर में आप आगे देखने को मिलेंगे कि आपको 3 चैम्बर पाया जाएगा, 2 अलिंद और 1 निलय पाया जाएगा। नेक्स्ट तिलचट्टा भी पढ़ेंगे, तिलचट्टा किस तरह से सांस लेता है। तिलचट्टा अबातक नाल होता है, इसमें क्या होता है कि इसके पार्श्व भाग में एक वायु की जो होती है नली बिछी हुई होती है, यानी यह जब परिसंचरण तंत्र में जो होता है, इस श्वसन में परिसंचरण तंत्र का उपयोग नहीं होता, उसी को बातक कहते हैं। श्वास नाल प्रणाल भी, श्वसन प्रणाल भी कहते हैं। ये तिलचट्टा चर्चा करेंगे आगे। 38 में देखिए, 38 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा बंदर है। तो सबसे बड़ा बंदर स्पाइडर बंदर, बैबून, गोरिल्ला और हाउल बंदर। देखिए पहले आपको जानना होगा, आगे तो कपी है लेकिन यहाँ बंदर पूछ रहा है। कपी 2 प्रकार के होते हैं, एक हनी कपी, एक बनमानुस। हनी कपी में देखेंगे कि ये आएगा, बैबून आएगा, ये गिब्बन आएगा, उसके बाद
ये वनमानुष में गोरिल्ला चिंपैंजी आ जाता तो उसकी चर्चा आ गई, लेकिन यहाँ बंदर पूछ रहा है तो बंदर निम्नलिखित में से कौन सा बंदर नहीं है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन में भी बैबून। बैबून बंदर नहीं है। तो अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि बैबून आखिर में है क्या, तो बैबून है जो अरब व अफ्रीका में पाया जाता है। बैबून प्रोमाइट्स जो गिनी बंदर सबसे छोटा होता है, चमकी बंदर इस सभी समय जाना जाता है, तो सबसे बड़ा बंदर है, सबसे बड़ा बंदर है तो ये बैबून होगा। ये बैबून बंदर के अंतर्गत में सबसे छोटा चमकी बंदर होता है। इसको भार की बात की जाए बड़ा में, तो यह 120 सेंटीमीटर तो लंबा होता है, 40 से 50 केजी तक में इसका आ जाता है, तो इसलिए बैबून बंदर को सबसे बड़ा बंदर गया। आगे देखेंगे कि कपी, कपी को दो भागों में होता है, हिन कपी और वनमानुष, जिसकी चर्चा भी की। अब है अनियत तापी प्राणी। अनियत तापी प्राणी कौन है? अनियत तापी प्राणी वो प्राणी है जो अपने शारीरिक तापमान को तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। इसमें कौन आ जाते हैं? जैसे सरीसृप वर्ग आ जाते हैं, ये तापमान के अनुसार अपने शरीर के टेम्परेचर को बदल, इसमें छिपकली हो गया, सांप हो गया, कछुआ तक में भी, ये हाँ कछुआ भी आता है। नेक्स्ट देखिए 140 में हम लोग आते हैं। 140 में कह रहा हरित ग्रंथियाँ संबंधित है। अब हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है? तो हरित ग्रंथियाँ यह जो होती है, यह नाइट्रोजन का अपशिष्ट उत्सर्जन करने में सहयोगी होती है। तो ये उत्सर्जन देखिए ऑप्शन में ना, उत्सर्जन उत्सर्जन होता है, ये आपको देखने को केकड़ा में मिलेगा, केकड़ा में मिलेगा, झींगा में मिलेगा, क्योंकि जहाँ से ये उत्सर्जक छिद्र होते हैं ना सटे हुए, नलिका का रंग थोड़ा हरा भी वहाँ देखने को मिला जाता है, ऐसा नोटिस किया गया है। तो ये हरित ग्रंथियाँ नाइट्रोजन पदार्थ को अपशिष्ट के उत्सर्जन में काम आता है। नेक्स्ट देखिए कुट्टक किस में नहीं पाए जाते? कुट्टक है क्या, कील है क्या? तो ये मुख्यतः पक्षी वर्ग में पाया जाता है। जो पक्षी के जो पसलियाँ होती हैं उसके नीचे बाहर की ओर फैला हुआ एक क्या होता है, लंगर टाइप से होता है। जैसे ये देखिए, ये मान लेते हैं कि मच है पक्षी, तो यहाँ पर जो उसके पसलियाँ का आगे फैला हुआ निकला हुआ होता है, कील प्रदान होता है, जो पक्षी के पंख की मांसपेशियाँ उससे जुड़ी होती है, जो उसको उड़ने में उत्तोलक मिलता है, प्रदान करता है। तो वही पक्षियों की कील नहीं होती है, तो वह कील के बिना पक्षी उड़ नहीं सकता, तो वही शुतुरमुर्ग में बोची नहीं होता है। तो कुट्टक किस में नहीं होता? तो हो जाएगा शुतुरमुर्ग हो जाएगा। 141 में देखिए 141 142 में, चलिए डायनासोर थे। डायनासोर किस वर्ग से आ रहा था? तो ये डायनासोर जो हुआ सरीसृप वर्ग से आता था। हालांकि अभी तो ये विलुप्त के कगार पे, विलुप्त ही है, कगार पे क्या है ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग थे डायनासोर के आगे 143 में, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ क्या है? देखिए प्रतिस्कंदन पूछ रहा था, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं तुरंत आप मार दीजिए थ्रोम्बिन और फाइब्रोनिज्म। तो थ्रोम्बिन क्या होता है? प्रति यानी कौन है जो रक्त को जमने में मदद नहीं करता है? जब ब्लड शरीर के अंदर में होता है तो कौन ऐसा पदार्थ होता है जो हेपरिन होता है, जो मदद नहीं करता? अब प्रश्न उठता है क्या, ब्लड जब कट जाता है तब बाहर आता है, तब उसको जमने में कौन मदद करता है? तो जमने में जो मदद करता है वह बिम्बाणु होता है, इसको प्लेटलेट कहते हैं। वहाँ पर जैसे ही मान लेते हैं यहाँ पर कट आते हैं, जैसे ही रक्त बहना स्टार्ट हो गया तो प्लेटलेट्स यहाँ पर सक्रिय हो जाता तथा एक दूसरे से चिपकने लगता है, और चिपकने के बाद वहाँ पर क्या होता है, साथ साथ में फाइब्रिन भी जमा हो जाता, और यही विकृति को थ्रोम्बियोसिस भी कहते हैं। तो ध्यान में आग पता चल गया कि कौन शरीर के अंदर रहता है तो कौन उसको क्या मदद करता है, बाहर कटने पर कौन थमने में मदद करता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, प्रतिस्कंदन पूछा है तो हैपरिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑर्कियोटेरिक्स किन वर्ग प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ऑर्कियोपेटेरिक्स है जो, यह उभयचर पक्षी। तो देखिए आर्कियोपेटोपिस, तो ये पहला तो एक पक्षी वर्ग है, और प्रश्न उठता है कि दूसरा किन कड़ी को जोड़ता है? तो एक पक्षी और सरीसृप वर्ग का बीच में, इसके बारे में बोला जाता है कि जिसको जो 140 करोड़ वर्ष पहले इस सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी को देखा गया था। तो आपको पता होगा कि अभी जो इवुलिना एक ऐसा है जो क्या है, जंतु और पादप के बीच का एक कड़ी है ना, जिसमें दोनों को गुण पाया जाता है। उसी प्रकार आर्कियोप्टेटिस सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की योजक कड़ी है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा जानवर का संबंध मोलास्क से है? तो आशा करते हैं मोलास्क से आप परिचित होंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जंतु जगत का जो वर्गीकरण दो प्रकार से, एक प्रोटोजोआ और एक मोटाजोआ। प्रोटोजोआ में प्रोटोजोआ आ रहा था, जिसमें से हम लोगों ने देखा था प्रोटोजोआ के अंतर्गत में बहुत सारे जो परजीवी थे वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत में आ रहे थे, जिनसे रोग हो रहे थे, जिसमें मलेरिया का प्लाज्मोडियम था, पेचिस का एंट अमीबा हिस्टोलिटिका था, पायरिया का एंट अमीबा जिंजीवेलियस था, सुसुप्त रोग ट्रिपोनोसोमा गैम्बियस था, वो था प्रोटोजोआ। मेटोजोआ में हम लोगों ने देखा था कि पहला जो परिसंघ था वह क्या था, पोरीफेरा था, दूसरा सिलेंट्रेटा, इसको नेरिडा भी कहते, और तीसरा स्केलमेंथेटिस प्लेटीहेलमिन्थेटिस था, चौथा था स्केलमेंथेटिस था, नेमेटा था, चौथा था एनालिडा था, और पांचवा मोलास्क था, उसके बाद एकार्नेडर्मेटा था। तो वही कह रहा मोलास्क से कौन सा बदी? तो मोलास्क है जो, यह मोटोजोआ के अंतर्गत में जंतु जगत में आ रहा था। मोलास्क में क्या हो रहा था, इसमें अधिकतर जो मोलास्क के अंतर्गत जो कुछ जीव आते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट से उसके जो शरीर कठोर कवच होते हैं, और एक महत्वपूर्ण बात होता है कि मोलास्क संघ के जंतुओं में, जीवों में जो पेशीय पाद पाए जाते हैं, यानी पेशीय पाद पेशिया में होता है, पेशीय पाद होता है जिसको चलने में, भोजन पकड़ने में भी मदद करता है।
तो वही कह रहा है जानवरों का संबंध मोलास्क से है, तो किसका है, हाइला है ऑप्शन में हाइड्रा। हाइड्रा का तो हम लोग पढ़े थे। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा यह आ जाता है सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेटा में क्यों आ जाता है, सिलेंट्रेटा के बारे में हम लोगों ने जाना था कि यह क्या होता है, यह समुद्री तलहटी में चट्टानों से संबंधित होता है और इसमें क्या होते हैं, द्विपार्श्विक होते हैं, हालांकि बीच वाले भाग भी एक पाए जाते हैं जिसे हम लोग मेसोगिलिया कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक छिद्र होता है और उस छिद्र से ही वह क्या करता है, पदार्थों को अवशोषण भी करता तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करता। उस छिद्र के आसपास में क्या पाया जा रहा था, वह लचीला तंतुनुमा एक स्पर्श तंतु पाया जाता है, जैसे टेंटिकल्स। वही स्पर्श तंतु का इंग्लिश टेंटिकल है। तो वो हाइड्रा के बारे में हम लोगों ने सिलेंटेटा। तो यहाँ पूछ रहा मोलास्क के बारे में, तो हाइड्रा तो बिल्कुल नहीं हो, खरगोश भी नहीं हो। अब बच गया ऑप्शन हाइलियोटिस और हाइला। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हाइलियोटिस, हाइलियोटोसिस हो जाएगा, है ना, जो मोलास्क से संबंधित है। तो मोलास्क से और कौन है, तो मोलास्क अभी चर्चा की कि मोलास्क के अंतर्गत में मुख्य होता है कुछ शरीर ये जो मोलास्क जो होते हैं वो मुख्यतः आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, ये आपको गहरे समुद्र में, स्वच्छ जल में भी देखने को मिलेंगे। कुछ जीवों के शरीर के ऊपर कैल्शियम निर्मित कठोर कवच होते हैं और ये अपने क्या करते हैं, पेशीय पाद इसमें पाए जाते हैं। तो हेलियोटोसिस हो जाएगा, साथ में सीप हो गया, घोंगा हो गया, ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए मैमथ किसका पूर्वज है, तो मैमथ हाथी का पूर्वज है। ध्यान में रखेंगे फोरोमेंस समानता उत्पादन किया जाता है। ये फोरोमेंस क्या है, देखिए फोरोमेंस एक प्रकार से ये कीटों द्वारा उत्पादन किया जाता है। ये फोरोमेंस क्या होता है, यानी वो अपने जातियों को आकर्षण करने के लिए एक कठिन रासायनिक तत्व का वो छोड़ते हैं और उस तत्व देखते होंगे आप, चींटी कहीं चलती है तो उस चींटी के साथ साथ में लकीर में बहुत सारी चींटियाँ चलती है। तो क्या होता है, कारण क्या होता है, वह वही पदार्थ फेरोमोन्स उसके द्वारा छोड़ा जाता है, जिसके कारण वह अपनी जाति के लोगों को उसको आकर्षित कर सके। तो वही होता है फेरोमेन्स। यह कीटों द्वारा स्रावित एक जटिल रासायनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, प्राणियों द्वारा उसके शरीर के बाहर स्रावित किए जाते हैं और अपनी ही जाति के सदस्यों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और इनके आचरण एवं प्रवर्धन से संबंधित क्रियाओं में संपन्न होती है, जो उसे लैंगिक संघनन करने में भी मदद करता है। और आप देखेंगे बहुत सारा जो है ये, जैसे एक चूहा हो गया, मतलब और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे वो हम लोग देखे थे हेडजॉग, तो हेडजॉग में भी वही होता है, उस तरह से वो फेरोमेन्स छोड़ते हैं, तो जो अपनी ही जाति को प्राणियों को वो आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट देखिए भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो बड़ी मछली तो चारों में देखेंगे मार्लिन है। मार्लिन उतने बड़ा नहीं है जितना कि व्हेल शार्क है। मार्लिन क्या होता है, इसका लंबा सा होता है, इसका चोंचा होता है, लंबा सा होता है मार्लिन मछली। हिल्सा भी उससे कम है, स्टोन फिश भी है। स्टोन फिश तो स्टोन के कारण उसका कीर्ति स्टोन के कारण, सबसे बड़ा इस चारों में से व्हेल शार्क है। यह 1900 केजी के आसपास में होता है, 1900 2000 इतने इतने केजी के होते हैं। नेक्स्ट 149 में देखिए निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है, काफी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में औरंगभूटन, गोरिल्ला, गिबन, लंगूर। तो सबसे जो निकटतम है वो गोरिल्ला है। देखा बात किया जाए गोरिल्ला के बारे में, ऐसा रिसर्च में भी आया है कि इसके डीएनए और मनुष्य के डीएनए में 96 से 99% मेल खाता है, इसलिए गोरिल्ला को मानव का सबसे निकटतम संबंधी माना गया। नेक्स्ट 150 में देखिए निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। अब कीट कौन होता है, कीट होता है जिसके अंतर्गत कीटों अथवा षटपादों का अध्ययन किया जाता है। तो षटपाद यानी 6 पैर वाले 3 जोड़ी, बताइए खटमल है, मकड़ी है, लेकिन मकड़ी नहीं है, सॉरी, घरेलू मक्खी मच्छर, ये सभी कीट में आते हैं, लेकिन ये स्पाइडर मकड़ी में नहीं आता। नेक्स्ट 41 में देख लीजिएगा पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का किसका, तो पांडा उसी कुल का जिस कुल का भालू है। तो चीज़ों को ध्यान में रखना, पांडा भालू वर्ग से आ रहा है। नेक्स्ट 152 में देखेंगे अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। चलिए इसकी चर्चा पहले हुई थी, जो हम बोले थे कि आगे चर्चा करेंगे। कीट क्या होते हैं, कीट के शरीर के पार्श्व भाग में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे ये कॉकरोच है, इसके पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र मिलेंगे आपको और ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। ये कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल होता है, जो गैसों में विनिमय के लिए पूरा वायु नली का इसके शरीर में जाल बिछा हुआ होता है और यही श्वसन प्रणाली या वातक कहलाते हैं, जो क्या करता है ऑक्सीजन समृद्ध वायु को, जो ऑक्सीजन समृद्ध वायु है उसको श्वास रंध्रों से, श्वास नालों से होकर श्वास रंध्र में घुसा, फिर श्वास नालों से होकर वह शरीर के विभिन्न ऊतकों में विस्तृत होता है और शरीर में प्रत्येक भाग कोशिका में पहुंचता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही वातक कहलाता है। ये परिसंचरण तंत्र का उपयोग इसमें नहीं करता है ये श्वसन करने में, तो वही वातक हो जाएगा। तो कीटों में क्या वातक हो जाएगा। अक्लोम होता है वो मछलियों में होता है। क्लोम क्या था, जो हम लोगों ने देखा था, क्लोम ये त्वचा के बाहर निकली हुई गलफड़ों के आस पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कैरी भी कहकर संबोधन करते हैं। मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं, जो क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में काफ़ी मदद करता है, सहायता करता है। क्लोम त्वचा का बाहरी भाग होता है। क्लोम में रक्त वाहिनियाँ की संख्या अधिक होती है, जो गैस के विनिमय में सहायता करती है, वो धक्का देता है और फिर वो रक्त को परिसंचरण पूरा
शरीर में देता है मछली का, तो क्लोम कहलाता है। नेक्स्ट, त्वचा से कौन करता है, तो वह उभयचर को देखने को मिला था, जिसमें मेढक को हम लोग देखे थे। फेफड़ा तो मनुष्य स्तनपायी कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता और सीधे बच्चे नहीं देता। अंडा देता, बच्चा नहीं देता। एकिनीडा, कंगारू से ही वेल, यही हो जाएगा एकिनीडा। एकिनीडा एक ऐसा है जो सीधे अंडा देता है। यही एकिनीडा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए पीछे भी हम लोग एक कंटीला चींटीखोर देखे थे, मोनोट्रोमी देखे थे, और एक यह है उसी का मोनोट्रोमी का ही ये भाग एकिनीडा है, जो सीधा कौन अंडे देता, बच्चा नहीं देता एकिनीडा। अब एकिनीडा आपको देखने को कहाँ मिलेगा, आपको ये बात की जाए, एकिनीडा ये स्तनधारी अंडे देने वाले जीव हैं। ये आपको मुख्यतः आपको साउथ अफ्रीका इस जगहों में देखने को मिल जाएगा, है ना। ये जो मतलब इसका जो सिर होता है ना, वो अंडा मतलब सिर कहिए कि बल्ब की भांति गोलाकार होता है, बल्ब की भांति होता है, लेकिन उभरा हुआ होता है। नाक के स्थान पर उसका भोजन इकट्ठा होता है और लंबा थूथन होता है। ये एकिनीडा के मुख में दांत नहीं होता। वही चींटी, ये भी वही चींटी खाएगा, दीमक खाता है। निम्नलिखित, नेक्स्ट देखिए तो एकिनीडा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य रूप अन्य सर्प ही है, तो कौन ऐसा है, सभी तो सर्प ही हैं, वो अपना भोजन को सर्प के रूप में ही उपयोग करते हैं, तो वह नागराज है। नागराज है, इसको जो है यह सबसे मतलब कहिए कि दक्षिण एशिया, भारत में ये मुख्य रूप से पाए जाने वाला, जिसका लंबाई 5.6 मतलब इतना सेंटीमीटर के रूप में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो सर्प के रूप में भोज को लेता है, तो वह है नागराज, जो 5.6 मीटर हम लोगों ने देखा। इसकी लंबाई मतलब काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। ये मुख्य रूप से एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी, भारत में भी देखने को मिलता है। मतलब बोला जाता है कि ये एक बड़े भोजन को लेने के बाद साहब 1 महीना तक भी बिना भोजन के रह सकता है ना। नेक्स्ट देखिए 155 में, अंग या भाग जो चलन में सहायता करता। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यह कोई अंग है जो उसको चलन में या सहायता करता है। देखिए यूग्लिना, यूग्लिना के बारे में जाने थे। यह जंतु और पादप जगत का कड़ी है जो फ्लैजिला होता है। इस प्रकार से यूग्लिना होता है। इसमें एक धागानुमा पदार्थ होता है जिसको फ्लैजिला कहते हैं, इससे वो गति करता है। पैरामीशियम में हम देखे थे, ये सिलिका हो, पैरामीशियम में चारों तरफ धागे के समान, इसमें मध्य में धागा नुमा पाया जाता है, जिसे सिलिया कहते हैं। नेरिस पादाव, ये गलत है। स्टारफिश नालपाद, स्टारफिश में क्या होता है, जिसको तारा मछली भी कहते हैं। देखिए स्टारफिश इस तरह से है ना, यही पाद होता है, नालपाद होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में नालपाद कहिए, इंग्लिश में उसको ट्यूब कहते हैं ना, तो वो पाया जाता है। लेकिन नेरिस है जो, नेरिस ये आपको देखने को एलेनिडा संघ में मिल जाएगा नेरिस, लेकिन नेरिस का जो वह पदार्थ से नहीं करता है ना। तो एनेलिडा में जितने भी जंतु मैक्सिमम आते हैं वो क्या होते हैं, उसमें कांटों के समान सुख पाए जाते हैं। तो एनेलिडा ये गलत है। ये पदार्थ से क्या करता है, वह अपना मतलब अंग को चलन नहीं करता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेरिस, नेरिस जो होता है थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एनेलिडा संघ का तो है ही है, पार्श्व पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 156 में, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने पर मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद करती है। वह गैम्बूसिया फिश है। ये गैम्बूसिया फिश जो है वह तालाबों में या जहाँ पे मच्छर ज़्यादा है, तालाब में कह दीजिए या कुओं में, वह क्या करता है, उसके लार्वा को वो खा जाता है गैम्बूसिया फिश, तो वह उसको मदद करता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका हो जाएगा गैम्बूसिया फिश। नेक्स्ट 47 में देखिएगा, 47 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। अब देखिए कपी चर्चा पहले भी हुई है, लेकिन कपी नहीं, वहाँ बंदर के रूप में आया था, जिसमें से हम लोगों ने जाना था सबसे बड़ा बंदर हो रहा था, जो कौन था, गैबून बंदर था। अब यहाँ कपी करा। कपी मुख्यतः 2 प्रकार के, एक होते हैं हनी कपी और एक होते हैं बनमानुस। तो हनी कपी के अंदर में कौन आता है, हनी कपूर के अंदर में गिवन आता है, और जो बनमानुस होता है उसमें गोरिल्ला आता है, चैंपेंजी आता है। तो ये जो लंगूर है यह कपी के अंतर्गत में नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए टीनिया फिताक्रिम या फेसियोला पर्नक्रिम किस संघ का उदाहरण है। देखिए ये जो संघ है टीनिया, आपको पता होना चाहिए टीनिया सोलियम किससे होता है। ये टीनिया सोलियम जो फिताक्रिमी है प्लेटीहेल्मिन्थेटिस में आता है, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेटिस में जीव समानता चपटे कृमि और गोल कृमि ही आते हैं। गोल कहना ज़्यादा पर्याप्त नहीं, चपटे कहना ज़्यादा पर्याप्त है, क्योंकि गोल कृमि के लिए अलग बना हुआ है संघ एस्केलमेंथेटिस। तो फीता कृमि है। टीनिया सोलिया की बात कर रहे थे, जो अध पके मांस खाने से, खासकर सुअर के मांस खाने से ये टीनिया सोलियम आता है। यह परजीवी है। परजीवी वह होता है जो होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाकर उसके पोषक तत्वों को ग्रहण कर वो अपना भोजन करता है, उसको हानि पहुंचाता है या रोग उत्पन्न करता है। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेटिस में आएगा। ऑप्शन में है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में क्या हो रहा था, सिलेंट्रेटा में हम लोगों ने देखा था इसके मतलब इस
तरह के जो जीव सिलेंटेटा संबंधित जो होते थे वह क्या होते थे, अधिकांश सागरों के तलहटी और चट्टानों से संबंध रखते थे। इसमें दो पार्श्व मतलब दो भाग होता था, दो पार्श्वीय भागों में बटा हुआ था। जो एक क्या कह रहा था, एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म हो रहा था। बाहरी भाग था जो एक्टो था, अंदर था जो एंडोडर्म था। इसमें से हम लोगों ने सिलेंटेटा में देखा था कि क्या होता, एक छिद्र होता है, उस छिद्र से क्या करते हैं वह प्राणी, वह उत्सर्जन भी करते हैं अपशिष्ट पदार्थों का और भोजन का अवशोषण भी करते हैं। और उसी छिद्र के आसपास में क्या हो रहा था, एक लचीला, लोचदार और गति करते हुए सक्षम विशिष्ट अंग पाए जाते थे जो स्पर्श तंतु टेंटिकल्स कहला रहा था। ये था सिलेंटेटा। लेकिन पहला पोरीफेरा था, दूसरा सिलेंटेटा और तीसरा क्या था, यही प्लेटोहेलमिन्थेसिस था। चौथा क्या था, एस्केलमेंथेसिस था, जिसमें गोल कृमि आएंगे, गोल कृमि में एस्केलियस, ये सभी आपको देखने को मिलेगा, त्रिस्तरीय संरचना होगा। फिर एनेलिडा आएगा, वही एनेलिडा संघ का जो नेरिस था, एनेलिडा संघ का था। इसमें हमने देखा कांटे के समान चूसक होता है, जोक आएगा, केचुआ इसी में आएगा। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है जंतु जगत का। ऑर्थोपोडा में कीट आएंगे, इसमें कहिए कि बायर, कंकाल, काइटिन, ये सभी इसमें देखने को मिलता है। ऑर्थोपोडा में दो पार्श्व होते हैं। तो इस तरह से इसमें मतलब ऑर्थोपोडा के जो शरीर होते हैं, सिर, वक्ष, उदर में देखने को मिलेगा, पूरा कीट टूट इसी में आएगा। चलिए नेक्स्ट 158 के बाद 159 में आते हैं। 159 में कह रहा है एड एडमसिया या समुद्री एनीमोन। इसकी चर्चा हम लोग किए हैं। समुद्री एनीमोन जो अभी सिलेंटेटा वर्ग था, सिलेंटेटा वर्ग कौन था, वह सिलेंटेटा वर्ग से संबंधित जो है सागरों की तलहटी और चट्टानों से संबंध रखते थे। इसमें जो एक्टोडर्म जो मतलब दो तरह से, एक आंतरिक भाग और बाह्य भाग था। द्वि तरह से संरचना विभाजन था ना इसका, शरीर का संरचना द्विस्तरीय संरचना था ना, एक्टोडर्म बाहर को, एंडोडर्म आंतरिक को। इसमें क्या हो रहा था, सिलेंट्रेटा में इसमें एक छिद्र था, उस छिद्र से क्या हो रहा था, भोजन को अवशोषण तथा उत्सर्जन भी उसी छिद्र के द्वारा किया जा रहा था। तो वह क्या था, वह सिलेंटेटा था। सिलेंटेटा जिसमें हाइड्रा आया था, सी एनीमोना आ रहा था, तो वही समुद्री एनीमोना भी इसमें आ रहा था। जेली फिश भी इसी में आ रहा था। तो ये समुद्री पिच भी है क्या, इसके अलावा और क्या है, मूंगा भी इसी में आता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यह क्या आ जाएगा, सिलेंटेटा में आ जाएगा। एस्केलमेंथेसिस क्या था, एस्केलमेंथेसिस की चर्चा हम लोग किए थे। इसमें क्या आता है, गोल कृमि आ जाता है, जिसमें त्रिस्तरीय उत्तक संरचना होता है। लेकिन सिलेंटेटा में दो स्तर, एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टो मने बाहर और एंडो मने अंदर, माने संरचना जो शरीर का होता है द्विपार्श्विक होता है। एनेलिडा कौन था, एनेलिडा में नेरिस आ रहा था। इसमें हम लोगों के कांटेदार चूसक उसमें पाया जा रहा था, जैसे जोंक हो गया, केचुआ हो गया, ये इसी में आ रहा था। ऑर्थोपोडा में क्या था, सबसे बड़ा जंतु जगत का संघ था। इसमें कीट उट सब आ रहा था। इसमें मुख्यतः जो ऑर्थोपोडा का शरीर सिर, बछ और उदर में विभाजित होता था। मकड़ी कीट सब इसी में आ रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 160 में कह रहा वर्गीकरण की जीव संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक असली मछली है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब कह रहा मछली तो सभी है नाम से, लेकिन असली मछली के रूप में कौन है। रजत, मीनाप, जेली फिश, उड़ान फिश, कटल फिश। तो यही है उड़ान मछली, उड़ान मीन है, जिसको फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। इसकी जो मतलब ये उड़ने वाली मछली हुई है। सोचिए कि जब मानव हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया, उससे पहले ही कई साल पहले से ये मछली पाई जा रही थी। इसका जो उड़ान की बात की, आपको समुद्र में आपको खासकर देखने को, प्रशांत महासागर इस समय में समुद्री क्षेत्र में देखने को ये मिलेगा ये जीव। अगर इसकी उड़ान की बात की जाए तो 20 फीट से 1300 फीट तक उड़ सकता है ये उड़ान मछली, फ्लाइंग फिश। बाकी कटल फिश, जेली फिश, ये जेली फिश तो सिलेंटेटा में आ रहा था, ये सभी वास्तविक मछली नहीं है। नेक्स्ट 131 देखिए, मधुमक्खी में पुम धुम क्या होता है, ड्रोन क्या होता है। ड्रोन ऑप्शन में जननक्षम नर है, जननक्षम मादा है, अनुर्वर नर है, अनुर्वर मादा। देखिए सभी प्रश्न है जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। देखिए जो मधुमक्खियाँ होती है वो अंडे देती है। वो अंडे दो तरह की होती है, एक निषेचित द्विगुणित और अनिषेचित द्विगुणित। जो निषेचित द्विगुणित अंडा होता है उससे सहायक मक्खी और रानी मक्खी का निर्माण होता है। और जो दूसरा जो अंडा होता है, जो अनिषेचित अंडा होता है, उससे नर ड्रोन मक्खी निर्माण होता है। यही ड्रोन मक्खी जो है वह प्रजनन करता, बोला जाता है जब ड्रोन मक्खी एक बार प्रजनन करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। कारण क्या होता है कि जो उसके प्रजनन भाग होते हैं वो जो रानी मक्खी होता है उसमें वह अटका हुआ निकल कर हट जाता है, इसके कारण वो मृत्यु हो जाता है। तो पुनः जननक्षम नर होता है ड्रोन। तो इस तरह से और भी आगे इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, लेकिन आशा करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वही अनुर्वर नर, अनुर्वर मादा होता है। तो इस तरह से इसमें 3 तरह की मक्खियाँ होती है छत्ता में। सहायक मक्खी होती है, जो सहायक मक्खी क्या करती है, उसको सहायता करती है सभी को। जो उसके चैम्बर बना हुआ होता है जहाँ पर वो शहद का निर्माण करती है, उसमें सब उसको एक जगह से अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करने में। निम्नलिखित में से किस शारीरिक बनावट
में एक द्विपार्श्विक समरूपता होता है। तो कह रहा कौन किसकी शारीरिक बनावट है जिसमें द्विपार्श्विक समरूपता होता है। अभी चर्चा हम लोग सिलेंट्रेटा कर रहे थे। तो देखिए प्रश्न को समझिए, द्विपार्श्विक समरूपता होता है, नेरिस भी है, एस्टीरेसिस भी है, सिएनिमोन है, एकाइनस भी है। तो द्विपार्श्विक, तो नेरिस में क्या हो जाता है, नेरिस में यस एलन नीला संघ में आता है। तो नीलिंगवा में इसके शरीर में क्या होता है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों स्तरों पर विखंडित होती है। यही कारण है कि तीव्र गति कर सकता है। तो यही होता है संगठन में एक द्विपार्श्विक समरूपता पाया जाता है, तो वह नेरिस हो जाएगा, है ना। लेकिन उसमें था तो जरूर सिलेंट्रेटा में जरूर हम लोग द्विपार्श्वीय देख रहे थे कि एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म था। लेकिन जो मध्य का भाग था वो मेसोगिलिया भी कहा जा रहा था। लेकिन जो स्पष्ट रूप से यहाँ कह रहा है शारीरिक बनावट द्विपार्श्विक, तो वह हो जाएगा नेरिस हो जाएगा। जबकि समुद्री एनिमोन किस में आ रहा था, समुद्री एनिमोन सिलेंट्रेटा में आ रहा था। एस्टीरिसिस और एकाइनस ये अलग बार में आ रहा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 163 में स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर के त्वचा के नीचे क्या होता है। तो स्वयं को गर्म रखने पोलर बियर के त्वचा के नीचे वसा होता है जो उसे ठंड से बचाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणी होता है। नियत तापी प्राणी वह होता है जो आसपास के वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नहीं बदलता, जिसको गर्म रखती भी कहते हैं। जो मुख्यतः स्तनपायी और पक्षी आ रहा था। तो क्या मकर शुतुरमुर्ग नहीं होगा, हैंगफिश डॉगफिश मछली नहीं होगा, कछुआ भी नहीं होगा, शुतुरमुर्ग भी नहीं होगा। तो मोर और ऊँट दोनों स्तनपायी में आ रहा है, यह होगा। ऊँट के बारे में यह भी प्रश्न आता था कि ऊँट गर्मी में भी राहत का महसूस क्यों करता है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को या बढ़ा लेता है, इसके कारण गर्मी में भी राहत का महसूस करता है। डार्विन फिंच का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। तो देखिए डार्विन फिंच के बारे में कहा जाता है यह अमेरिका से दक्षिण अमेरिका के भ्रमण पर जब निकले थे तो एक द्वीप था, है ना, उस द्वीप पर उन्होंने काफ़ी एक प्रकार की चिड़िया का अध्ययन किया जो पेंगवा द्वीप है। उस पर द्वीप पर एक ही प्रकार की चिड़ियों से मिलती जुलती कई किस्में उन्होंने देखी थी। इसलिए चार्ल्स डार्विन को क्या कहता है, एवोल्यूशन के सिद्धांत के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो वही कारण डार्विन फिशिंग का जो प्रयोग था वो पक्षियों के समूह से रिलेटेड था। उन्हें कई द्वीपों पर जब वो भ्रमण पर निकले थे तो इस दरमियान उन्हें कई द्वीपों पर रुकने का मौका मिला, रुके भी और उस बारीकी अंतर को देखे भी। नेक्स्ट देखिए डार्विन फिंच। नेक्स्ट 166 में निम्न में से किस युग्म का विविध प्रकार का परिसंचरण होता है। देखिए विविध लिखा है, विविध का अर्थ होता है खुला। अगर यह अर्थ समझ गए तो प्रश्न का आसानी से जवाब मिल जाएगा। वो अर्थ खुला परिसंचरण तंत्र। तो एक प्रकार से प्रश्न उठता, अब एक प्रकार से देखिए केचुआ जोखला, तो कॉकरोच एक ऐसा था जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र देखने को मिल रहा था, यानी कि श्वसन क्रिया करने में वह परिसंचरण तंत्र का प्रयोग नहीं हो रहा था, वो बाहर ही उसके बातक हो रहा था। तो केचुआ में क्या था, केचुआ के पार्श्व भाग में क्या हो रहे थे, श्वास नाल था जिसके माध्यम से उस चारों पर श्वास की जो नलियाँ बिखरी हुई थी, फैली हुई थी, और उस नलियों के माध्यम से क्या हो रहा था, ऑक्सीजन आ रहा था और जा रहा था। नहीं, वह श्वास नलियाँ एक रंध्र था, श्वास रंध्र था, उससे जा रहा था, फिर वातक नलियों से वह शरीर के अन्य ऊतकों तक पहुँचा रहा था, जिसे वातक या वातक कहा जा रहा था, है ना। श्वासक प्रणाल भी कहा जाता था। सिल्वर फिश दोनों हो जाएगा जो खुली परिसंचरण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन कीट नहीं है। कीट मुख्यतः सटपाट होते हैं, नहीं 6 पैर होते हैं, 3 जोड़ा होते हैं। तो तितली है, तिलचट्टा है, लेकिन मकड़ी नहीं आता है इसमें। नेक्स्ट देखिए लियोन फिश क्या है। लियोन फिश को हम लोग क्या कहते हैं, टिरोई वेलियंस भी कहते हैं। देखिए जो लियोन फिश लाइन फिश के रूप में भी इसको संबोधन कभी कभी कहते थे, जेब्रा फिश फायर फिश के रूप में भी यह जाना जाता है। तो इसलिए इसका टिरोएंस बेलियंस भी उसको कहते हैं। इनमें से बेमेल कौन है, बेमेल के बारे में बताना। अंकुश क्रीम, निरहुआ, फीता क्रीम, ये सभी प्लेटी हेलमिंथेसिस से है। लेकिन दाद क्रीम है जो प्लेटी हेलमिंथेसिस नहीं, यह एक फफूंदी होता है, उसके कारण यह उत्पन्न होता है दाद क्रीम। नेक्स्ट देखिए 170 में निम्नलिखित में से किसमें किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है। किसके लिए, तो मधुमक्खी का प्रयोग मधुमक्खी पालन के लिए लाया जाता है। रेशम कीट पालन के लिए रेशम का प्रयोग किया जाता है। मछली में मछली पालन का किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉयन हो गया, निम्नलिखित में से ये हो गया। 171 में देखते हैं प्राणियों के निम्नलिखित में से किस वर्ग संवर्गों में त्रिकोणीय हृदय पाया जाता है। आगे ना प्रश्न त्रिकोणीय हो रहा है, तो वह होता है मत्स्य में। सबसे पहले आप देखिए, अब बात रही कि मत्स्य क्या, मत्स्य ऑप्शन में एक है ही नहीं, मतलब सिंगल रूप में मत्स्य की चर्चा नहीं है। तो एक होता है अच्छा मत्स्य में नहीं, मत्स्य में तो 2 चैम्बर होता है ना, मिस्टेक से बोल दी। त्रिचैम्बरी होता है सरीसृप और उभयचर में पाया जाता है। उभयचर में क्या होते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय। और मछली में क्या होता है, शायद हम पहले भी इसका मछली के बारे में बोल चुके, नहीं मछली में 2 ही होता है, 1 अलिंद और 1 निलय। लेकिन उभयचर और सरीसृप में 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। अब 3 में कौन, 2 अलिंद और 1 निलय पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे चीज़ों को। नेक्स्ट 122 में देखिए बायां महाधमनी चाप
इनमें दिखाई देता है। तो स्तनपायी में होता है जो हमने बताया कि महाधमनी चाप जो होता है ये होता है ना चैम्बर जो होता है, तो बायां जो होता है वो ऑक्सीजन उसमें होता है, यानी ऑक्सीजन मिश्रित रक्त होते हैं जो शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन संचरण करता। वही जब हम लोग चैम्बर में देखे थे तो जो दायां चैम्बर था वह क्या था, दायां चैम्बर अलिन से नीलय में जा रहा था और नीलय से वो फेफड़ों में जा रहा था और CO2 को क्या कर रहा था, वह हटाकर ऑक्सीजन को लेकर आ रहा था और फिर वो कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा था, वह हो रहा था बायां नली में, फिर बायां नली ऊतकों को पहुंचा रहा था ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए 173 में निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। जहरीला नहीं है, कोबरा भी है, वाइपर भी है, लेकिन अजगर, अजगर जहरीला नहीं क्योंकि यह जहर नहीं है, यह निगल जाता है प्राणियों को, यह अपने शत्रुओं को। नेक्स्ट देखते हैं 170 में लाइन फिश हो गया। बायां महाधमनी चाप किस में दिखाई देता है, चलिए बायां महाधमनी चाप, तो वही बायां महाधमनी चाप क्या हो गया, यह स्तनपायी हो जाएगा क्योंकि बड़ी और मुख्य धमनी होती है जो क्या होती है, हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है और ऑक्सीजन जो होता है मिश्रित रक्त सारे शरीर को पहुंचाती है। नेक्स्ट देख लीजिए 173 में निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है, तो अजगर है, इसकी चर्चा कर ही लिए हम कि अजगर जहरीला नहीं है, वो निगल जाता है प्राणियों को। कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी, एक राष्ट्रीय भी है जलीय प्राणी है, तो राष्ट्रीय उसको राष्ट्रीय मछली के रूप में मानता है, राष्ट्रीय जलीय प्राणी डॉल्फिन को मिला। आपको पता होगा कि पटना के जो बिहार है उसमें से भागलपुर में इसके लिए बनाया भी गया है डॉल्फिन का को लेकर इसके रिसर्च सेंटर, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 175 में मानव सहस्म लघुत्तम कपि क्या है। कपि दो प्रकार के हो रहे थे, एक हनी कपि और मनमानुस। हनी कपि में कौन आ रहा था, हनी कपि में गिबन आ रहा था और जो बनमानुस में गौरिला और चिंपैंजी आ रहा था। तो लघुत्तम पूछ रहा है कि लघुत्तम कपि के अंतर्गत में कौन आता है, तो यही गिबन आता है। जो गिबन है वह सबसे लघुत्तम कपि में आता है, जबकि चिंपैंजी गौरिला ये बड़े में आ जाते हैं। समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती है, देखिए ऑक्टोपस है, काइटिन है, डोरियस है, इलोइस है। समुद्री चूहिया है जो काइटिन के रूप में कहा जाता है। इस समुद्री चूहिया को हम लोग और एक समुद्री गोमांस के रूप में जानते हैं। ये काइटिन है क्या, मोलास्क का अगर आप पढ़ेंगे डिटेल से तो उसमें देखेंगे कि उसको विभिन्न रूपों में बांटा गया है भागों में, जिसमें काइटिन, डेंटेरियम, पाइला, उसी में से एक है जो भाग है काइटिन है। तो वही काइटिन होता है। मतलब आपको कैसा देखने को मिलेगा, मतलब इसका फोटो हम लोग थंबनेल में देख लेंगे, वहाँ पे हम लगा देंगे और आप सर्च भी करेंगे तो काइटिन इस तरह से देखने को मिल जाएगा, एक है ना, हरा हरा टाइप हल्का रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जंतु जगत के वर्गीकरण से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का हल देखा। बाकी हम लोग किसी अगले अध्याय में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।